हेलो डियर बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। बिल्कुल मस्त है ना, बिल्कुल मस्त ही रहना है यार। बायोटेक्नोलॉजी अपन ने प्रिंसिपल प्रोसेस देख ली थी, अब एप्लीकेशंस अपन को देखनी है। क्या होने वाली एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी, वो अपन को देखना है बेटा। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस अपन देख रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। बायोफार्मेटिकल्स, थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली जीएमओज अपन बनाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन। इसमें से कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ना है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के। पहला तो कि बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना है, या मतलब प्योर एंजाइम प्रोवाइड करनी, जो पिछले चैप्टर के अंदर ही पढ़ा है बेटा अपन ने। ऑप्टिमल कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट करनी ताकि जो है बेसिकली एक नया अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज हो सके। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को वहाँ पे निकालने के लिए। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर अपन सबसे पहले देखते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी वाइड एप्लीकेशन रही है बायोटेक्नोलॉजी की। 3 ऑप्शंस वहाँ पे थे फॉर इंक्रीजिंग फ्रूट प्रोडक्शन: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली या जीएमओज, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर करेंगे तो भी प्रोडक्शन वहाँ पे रिलीज होगा, ऑर्गेनिक करेंगे तो भी प्रोडक्शन रिलीज होगा, और जीएमओज यूज़ करेंगे बेटा, मतलब वहाँ पे बेसिकली क्रॉप को यूज़ किया जाएगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स को, तो भी वहाँ पे काफ़ी जो है प्रोडक्शन रिलीज होने वाला था, काफ़ी इंक्रीज होने वाला था। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स वो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हो सकते हैं जिनकी जीन्स मैनिपुलेट कर दी गई हैं, चेंज कर दी गई हैं कुछ मेथड्स के थ्रू, कोई स्पेसिफिक एम रखते हुए। जो एडवांटेज है जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्लांट्स के अंदर वो ये है कि क्रॉप्स को ज़्यादा टॉलरेंट बना दिया गया एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड वगैरह जो होती हैं, सैलिनिटी जो होती है उसके खिलाफ ज़्यादा टॉलरेंट बना दिया गया, ऐसी जीन्स डाल दी गई। पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया गया क्रॉप को, ताकि अपन को पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के यूज़ को कम से कम जो है लाना पड़े। इट हेल्प रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कई बार जो है कटाई के बाद भी जब फसलें स्टोर की जाती है तो बेटा काफ़ी लॉसेज हो जाते थे, काफ़ी इंसेक्ट्स वहाँ पे स्टोरेज हाउस के अंदर आके इन्फेक्ट कर देते थे, तो बेसिकली उनके लिए भी अपन ने वहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ किए हैं। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। प्लांट जो है आधे मिनरल्स को तो यूज ही नहीं कर पाते थे सॉइल में, पर अब कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी जीन्स वहाँ पे मैनिपुलेशन कर दिया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा वो यूज़ कर पाते हैं करते हैं। इट एनहांसेस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू वहाँ पे एनहांस हुई है, कोई विटामिन कंटेंट वहाँ पे अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के द्वारा इंक्रीज किया है, या कोई बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट वहाँ पे इंक्रीज किया है, प्रोटीन का कंटेंट वहाँ पे इंक्रीज किया है। जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बेसिकली यूज़ की जाती है ऐसे प्लांट्स को बनाने के लिए जिनके अंदर सपोज करो स्टार्च कंटेंट बढ़ाना है, या दवाइयों के अंदर भी बहुत सी दवा जो है फार्म जो है प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनको भी अपन ने वहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कुछ किया है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स की बात करें अपन सबसे पहले, तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अपन ने वहाँ पे बनाए हैं जो कि बायोपेस्टिसाइड की तरह एक्ट करते हैं, इससे इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, इन सब के अंदर अपन जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर चुके हैं बेटा। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है बीटी कॉटन, वो देखते हैं अपन। एक बैसिलस थुरिंजेसिस करके एक जो है बैक्टीरिया था बेटा, जो कि बैसिलस थुरिंजेसिस करके एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक प्रोटीन होता है जो कि स्पेसिफिक ग्रुप होता है इंसेक्ट्स का, किलोप्टेरेंस, उनको किल करता है बेटा। बीटल्स का ग्रुप होता है, लेबिडोप्टेरेंस का ग्रुप होता है, डायोप्टेरेंस का वहाँ पे ग्रुप होता है। इस पूरे तीनों ग्रुप्स के जो इंसेक्ट्स हैं इनको किल करता है कौन? बैसिलस थुरिंजेसिस एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है वो। तो बैसिलस थुरिंजेसिस से अपन ने बेटा वहाँ पे एक फॉर्म से टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन है? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जिसको बीटी टॉक्सिन अपन ने नाम दिया क्योंकि बैसिलस थुरिंजेसिस से निकाला गया है। उसके क्रिस्टल्स वहाँ पे निकाले गए, और क्रिस्टल्स निकालने के बाद बेटा वहाँ पे जो है उनको इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स के रूप में वहाँ पे बेसिकली स्टोर कर लिया गया। ठीक है, उन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स को बेटा बात करें कि उस प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। किसके अंदर? जो भी प्लांट वहाँ पे था बेसिकली वो कॉटन के अंदर वहाँ पे बेसिकली इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। जैसे ही उस प्लांट के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया तो उस प्लांट पे जैसे ही कोई इंसेक्ट आके, कौन सा? लेबिडोप्टेरेंस, किलोप्टेरेंस या डायोप्टेरेंस में से किसी भी ग्रुप का इंसेक्ट आके जब उसको फीड करने लगा तो इनएक्टिव टॉक्सिन जैसे ही उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गया बेटा, क्रिस्टल्स के फॉर्म में उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गया इंसेक्ट की, और वहाँ जाते ही उसका जो पीएच मिला, एल्कलाइन पीएच, उसकी वजह से वहाँ पे बेसिकली वो एक्टिव हो गया वहाँ पे, और एक्टिव होने की वजह से इनएक्टिवेट टॉक्सिन अब वहाँ पे एक्टिव हो गया, और उसने मिड गट के जो एपिथेलियल सेल्स थे बेटा उनके साइड बाइंड हो गया वो टॉक्सिन, और जैसे ही बाइंड हुआ तो वहाँ पे पोर्स क्रिएट कर दिए। पोर्स क्रिएट करने से बेटा निमट जाता है पूरा का पूरा इंसेक्ट, और उसकी सेल के लाइसिस होने से डेथ हो जाती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जैसे टॉक्सिन वहाँ पे इंसेक्ट के मिडगट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड हुआ तो उसने पोर्स वहाँ पे क्रिएट कर दिए भैया। पोर्स क्रिएट करने से क्या हुआ कि मेम्बर के ये पूरा पोर्स, पूरा ऑस्मोटिक सेल लाइसिस हो गया, लाइसिस होने से वहाँ पे पूरे सेल की डेथ हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया, और वहाँ पे जो है लार्वा या फिर बात करें इंसेक्ट वहाँ पे
मर गया, इसलिए कॉटन का वहाँ पे बचाव हो गया। बीटी टॉक्सिन जो है वो बैसिलस thuringiensis से निकली हुई जीन्स हैं, कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस की हुई जीन्स है। बीटी टॉक्सिन्स को और भी जो है बात करें कि क्रॉप्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया, बीटी ब्रिंजल भी अपन ने देखा है, ठीक है। बात करें टॉक्सिन जो है वो एक जीन जो कि उसको कोड करती है, क्राई जीन, उससे वो टॉक्सिन वहाँ पे बनता है। टॉक्सिन भी एक प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बनता है? जीन से, क्राई जीन से। तो वहाँ पे बेसिकली बात करें तो क्राई जीन वहाँ पे 2-3 तरह की होती है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। ये जो जीन से इनसे जो प्रोटीन बनता है बेटा, वो तो कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करने के काम में आता है, और क्राई फर्स्ट एबी जो जीन है उससे जो निकलता है वो कॉर्न बोरर को वहाँ पे कंट्रोल करने के काम आता है। पूछा हुआ एग्जाम्पल है, बार बार पूछा जाता है, याद रखना। निमेटोड रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट के अंदर एक निमेटोड था, मेलिडोगाइने इनकॉग्निटा, वो जो रूट से टोबैको प्लांट्स उनको काफ़ी इन्फेक्ट करता था बेटा, और यील्ड में ग्रेट रिडक्शन करता था। तो वहाँ पे एक आरएनए इंटरफेरेंस स्ट्रेटेजी को अपनाया गया इस इन्फेस्टेशन को रोकने के लिए। इसके अंदर किया गया कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी एक मेथड है जिसके अंदर सेलुलर डिफेंस तैयार होता है यूकैरियोट्स के अंदर। इट प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंसिंग ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाने पे मजबूर कर दिया जाता है, किसके अंदर? इसके अंदर, निमेटोड के अंदर, जिसकी वजह से उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता तो फिर वो आगे जर्मिनेट जो है, आगे इन्फेक्शन भी वहां पे नहीं पहुंचा पाता बेटा। जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स है बेटा, द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इज फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय आरएनए वायरसेस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ट्रांसपोजोन्स जिसको अपन बोलते हैं। और एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स के थ्रू अपन ने बेटा नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स जो जीएनए है उसको होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, तो इसकी वजह से वहाँ पे सेंस और एंटीसेंस एमआरएनए दोनों बन गए वहाँ पे। और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनने से बेटा वहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का कभी ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसलेशन नहीं होता तो बेटा साइलेंसिंग हो गई एमआरएनए की, साइलेंस हो गया, साइलेंट हो गया वो। अब पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट के अंदर, तो वो स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए को भी वहाँ पे बेसिकली अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। एप्लीकेशन देखते हैं मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन के अंदर काफ़ी एप्लीकेशन प्रोवाइड की है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने बेटा मास प्रोडक्शन करवाया है थेरेपेटिक ड्रग्स का। ऐसी थेरेपेटिक ड्रग्स का मास प्रोडक्शन कराया जो कि ह्यूमन के लिए काफ़ी रेस्पॉन्स जो है उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल है। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डज नॉट induce unwanted immunological responses as in case of similar products isolated from non-human sources। जैसे अपन पहले पिग्स वगैरह को यूज करते थे लीवर वगैरह का ट्रांसप्लेशन के लिए, तो वहाँ पे बेसिकली जैसे इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन को पहले किसी और से लिया जाता था, हिरोडिन से लिया जाता था। अब हिरोडिन से लेने की वजह से वहाँ पे बॉडी रिजेक्ट कर देती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब ह्यूमन की इंसुलिन ह्यूमन के थ्रू ही सीख वहाँ पे जो है सिंथेसाइज की जाती है, तो रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड ऑफ दीज 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। उसमें से 12 तो मार्केटेड हो रखी, चल रही इंडिया के अंदर। जो मेडिकली जैसे कि इंसुलिन अपन ने वहाँ पे जेनेटिकल इंजीनियरिंग की है, जीन थेरेपी करी है और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया है मेडिसिन में। पहले देखते हैं जेनेटिकल इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो ह्यूमन इंसुलिन है बेटा वो बनाई गई है बिल्कुल जैसे ह्यूमन इंसुलिन है वैसे ही। पहले इंसुलिन जो है पैनक्रियाज ऑफ एनिमल्स जैसे कि कैटल और पिग से निकाली जाती थी, फिर वो एलर्जी वगैरह देने लगती थी बॉडी में जाने के बाद, पर अब ऐसा नहीं हुआ। अब मैंने ह्यूमन इंसुलिन वहाँ पे बनाई है खुद। क्या किया अपन ने बेटा वहाँ पे बेसिकली क्या किया वहाँ पे कि अपन ने बेसिकली वहाँ पे इंसुलिन को निकाला। 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड जो होती है मैच्योर डीएनए मैच्योर इंसुलिन के अंदर 2 चेन होती है, चेन ए चेन बी, इस तरीके से 2 चेन होती है वहाँ पे। जो चेन ए है बेटा ठीक है वो बनी होती है 21 की, और चेन जो है वो 30 पॉलीपेप्टाइड्स की वहाँ पे बनी होती है। और मैच्योर इंसुलिन ऐसी होती है, पर जो मैच्योर इंसुलिन प्रो इंसुलिन से बनती है, तो प्रो इंसुलिन जो है वो प्रो इंसुलिन का डायग्राम ऐसा होता है, उसमें ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड, 3 पेप्टाइड होते हैं। तो मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी पेप्टाइड नहीं होता, उसको निकाल दिया जाता है, बस बी पेप्टाइड और ए पेप्टाइड होते हैं बेटा वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन को बनाते टाइम ये ध्यान रखना था कि अपन को सी पेप्टाइड को हटाना है और ए और बी पेप्टाइड को जोड़ के वहाँ पे मैच्योर इंसुलिन बनाना है। तो 1983 के अंदर एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने दोनों डीएनए सीक्वेंस को जोड़ के वहाँ पे प्लाज्मिड के साथ जोड़ के और ह्यूमन इंसुलिन का मल्टीप्लिकेशन करवा के बात करेंगे वहाँ पे मैच्योर इंसुलिन बना के दे दी अपन को। तो ह्यूमन की टेंशन ही खत्म हो गई। अब ह्यूमन से निकाले हुए इंसुलिन और ह्यूमन के अंदर इंसर्ट की जाएगी। जीन थेरेपी की बात करें अपन तो एक मेथड होता है जीन थेरेपी जिसमें अपन जीन का डिफेक्ट वहाँ पे डायग्नोस करके उसको करेक्ट करते हैं बेटा, या तो चाइल्ड के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, एडल्ट के अंदर नहीं। जीन्स जो है इंसर्ट की जाती हैं एक पर्सन के सेल के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ताकि उसकी जो हेरिडेटरी डिजीज उसको ट्रीट किया जा सके बेटा। एक बात करें अपन फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 के अंदर एक 4 साल की बच्ची के अंदर की गई थी बेटा। एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम होती है
ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी थी वहां पे। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, आरबीसी अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो क्यों नहीं बन पा रही थी एंजाइम, एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम जो है वहां पे जीन ही नहीं थी, इस वजह से एंजाइम नहीं बन पा रही थी। तो क्या हुआ कि ट्रीटमेंट बाय बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, वहां पे या तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन हो सकता था या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी वहां पे हो सकती थी। तो ये कंप्लीटली क्यूरेटिव तो नहीं थे, कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते थे, तो फिर क्या किया, जीन को ही ट्रांसप्लांट कर दिया गया बेटा वहां पे। कैसे ट्रांसप्लांट कर दिया गया कि पेशेंट विद टॉक्सिक लेवल एडेनोसाइन और डीऑक्सीडेशन, इसमें से अपन ने टी सेल्स निकाले, टी सेल्स को ग्रो किया वहां पे, और वहां पे टी सेल्स को ग्रो करने के बाद बेटा वहां पे डिफेक्टेड ए जीन को वहां से निकाला, और जो काम करने वाली जो जीन थी उसको उनके अंदर डाल दिया बेटा। जीन को यहाँ पे जोड़ दिया, कॉम्प्लीमेंट्री जीन को, करेक्टेड हो चुकी जीन, और उसके बाद एम्प्लीफिकेशन करके उसको पेशेंट के अंदर डाल दिया। अब वो जीन परमानेंट जा चुकी है, तो अब पेशेंट के अंदर बार बार बनती रहेगी और कभी कभी उसकी आएगी नहीं। जीन थेरेपी के अंदर लिम्फोसाइट्स को निकाला गया और बेटा कल्चर के अंदर ग्रो करके फंक्शनल एडीएस-सीडीएन को वहां पे डाला गया, नॉन फंक्शनल को निकाला गया और उसके बाद वापस से पेशेंट के अंदर वहां पे डाल दिया गया। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक के अंदर बेटा अपन जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है, पीसीआर या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट, एलिजा टेस्ट जो अपन करते हैं डायग्नोसिस के लिए, उन सब के लिए अपन बेटा बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं वहाँ पे, ताकि पेशेंट्स का पता लगा सके, उसके सिम्टम का एक्जैक्टली पता लगाया जा सके और उस डिजीज को क्योर किया जा सके बेटा वहाँ पे। जो पीसीआर का टेक्निक का जो यूज है बेटा वो डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, अगर उसके अंदर पहले से अपन को पता लगाना है तो अपन पीसीआर का यूज कर सकते हैं। स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट में मल्टीप्लाई करेगा और पता लग जाएगा कि उसके जीनोम के अंदर एचआईवी वायरस घुस चुका है, किसी जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ है कैंसर पेशेंट्स के अंदर, तो वो पता लगा सकता है पीसीआर से। छोटा सा म्यूटेशन है पर अपन पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन करके पता लगा सकते हैं। टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और भी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाया जा सकता है बेटा। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography. The clone having the mutated gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have a complementarity with the mutated. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए जो होता है उसको रेडियोएक्टिव प्रोब के साथ वहां पे जोड़ दिया जाता है, हाइब्रिडाइज किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया जाता है बेटा। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से पता लगाया जाता है, जो क्लोन बनता है उसके अंदर म्यूटेटेड जीन जो होती है वो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं हो पाती फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो पता लग जाता है कि हाँ ये म्यूटेटेड जीन है, बाकी का नॉन म्यूटेटेड है वहां। एलिजा टेस्ट जो है बेटा वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड होता है। यहाँ पे बेसिकली बात करें एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे होती है और सेकेंडरी एंटीबॉडीज वहाँ पे होती है। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन्स, कुछ स्पेसिफिक एंटीजन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अगर एंटीजन है तो फिर पता लग जाएगा और नहीं है तो बेटा वहाँ पे पता नहीं लग पाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स अपन ने बना है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अपन ने कुछ एनिमल्स के अंदर किया है और उससे अपन को फायदा ही मिला है बेटा वहाँ पे। ये एनिमल्स है जिनका जीनोम वहाँ पे ऑल्टर कर दिया गया है, मैनिपुलेशन कर दिया गया है फॉरेन जीन को डाल के। ट्रांसजेनिक रैट्स आप देख सकते हैं बेटा, ये ट्रांसजेनिक रैट्स हैं। ठीक है, रैबिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसजेनिक, ऐसे रैबिट्स होते हैं क्या पर हैं यहाँ पे। पिग्स हैं बेटा देख सकते हैं आप यहाँ पे, शीप्स होती हैं, काउज होती हैं और फिशेज होती हैं, इनके अंदर किया गया है बेटा। 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स उसमें अंदर 95% जो है वो माइस है बेटा। सर बेनिफिट्स क्या होते हैं इनके, कुछ नहीं, तो स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अगर अपन को किसी की नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट पढ़ना है एनिमल्स का कि उनके अंदर कैसे कैसे क्या चेंज होते हैं तो वो पता कर सकते हैं। टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, अपन किस डिजीज की जो जीन है, जैसे बैक्टीरिया जाता है तो किस तरह से डिजीज वहाँ पे कॉज करता है उसको पढ़ने के लिए अपन वहाँ पे कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं वो बना सकते हैं उसमें से। वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है, जैसे कि कोरोना में तो हुई है बेटा। केमिकल और सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की जाती है कि कोई केमिकल कितना ज़्यादा कि कैसे एक्ट करेगा ह्यूमन की बॉडी के अंदर, तो उसको पहले एनिमल्स के अंदर कर दिया जाता है बेटा। टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट पढ़ते हैं अपन बारी बारी से। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया गया है टू स्टडी जीन रेगुलेशन एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, कोई अपनी जीन बॉडी में किस तरह से नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, या उस जीन के अंदर कोई माल फंक्शन आ जाए तो कैसे अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आता है, उसको अपन ने यहाँ पे जो है स्टडी किया है बेटा। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जीन्स ली जाती है उनको ऑल्टर किया जाता है, फिर देखा जाता है कि किस तरह से बॉडी के अंदर वो चेंजेस लेके आती है। टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, एक ट्रांसजेनिक मॉडल को वहां पे देखा जाता है कि ह्यूमन, जैसे कि इस ट्रांसजेनिक मॉडल के अंदर ह्यूमन के अंदर कोई डिजीज है तो कैसे हो रही है, तो उसका क्योर निकाला जाता है फिर उसके बाद बेटा।
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा जो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अपन को बनाना है, तो जो एम्फाइसीमा प्रोडक्ट्स या फिर बात करें फिनाइलकेटोन्यूरिया 60 फैब्रिस उसको वहाँ पे ट्रीट करता है, तो वो कैसे बनाया गया, वो एनिमल्स के अंदर वो प्रोटीन डाल के और वो बनाया गया, फिर निकाला गया। 1997 में एक रोजी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी बेटा, वो ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाया गया, 2.4 ग्राम होता था उसके अंदर पर लीटर के अंदर ही, और ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन उसके अंदर होता था बेटा। मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज के लिए, जिनके लिए नेचुरल काउ मिल्क की जरूरत थी, उनके अंदर बढ़िया प्रोटीन के साथ यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस हुआ। कैसे हुआ, काउ को इंजेक्ट किया गया, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया गया ताकि उसकी जीन जो है ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे अल्फा लैक्टोएल्बुमिन वहाँ पे बनाए। ट्रांसजेनिक माइस वहाँ पे बनाए गए सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन के लिए। पोलियो वैक्सीन उनके अंदर इंजेक्ट की गई, देखा गया कि पोलियो वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, करेगी तो फिर भाई साहब उनको ह्यूमन के अंदर भी वहाँ पे जो है इंसर्ट कर दिया गया बेटा। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जैसे कोई अगर अपना केमिकल बनाया है उसको अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर वहां पे डाल देते हैं, वो केमिकल किस हद तक काम करेगा उनकी बॉडी पे पता लग जाता है बेटा। एथिकल इश्यूज क्या है, कुछ एथिकल इश्यूज रिलेटेड हैं, प्रॉब्लम्स क्या है अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स की, कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए जाते हैं बेटा, वो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होते हैं, उसमें पता नहीं होता रिजल्ट क्या निकलेगा, पर देखा जाता है रिजल्ट निकलने क्या वाला है। तो जो ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं जिनके अंदर वो चीजें इंट्रोड्यूस की जा रही है, तो उनका बेटा हार्म तो कर रहे हैं ना अपन, हार्नेस तो कर रहे हैं ना उनको नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, उनकी क्या गलती बेचारों की। इंडियन गवर्नमेंट है सेटअप ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीएससी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी वहां पे सेट की गई है, जो कि डिसीजन सेटअप करती है कि भैया किस हद तक वहां पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए, किस एनिमल को कितना ज्यादा यूज किया जाना चाहिए, किसके लिए आप कर रहे हो, सब बताना पड़ता है बेटा वहां पे, ताकि किसी का मिसयूज किया ना सके बेटा। इकोलॉजी के लिए तो सब बराबर ही है बेटा वहां पे। Certain companies have got patents for products and technologies that make use of genetic materials, plants, etc. have been identified, developed and used by farmers and indigenous people of a specific country. जैसे कि बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम, ये सब अपनी इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। अब अमेरिकन कंपनी कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अपना बासमती राइस अपना बता के और वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये गलत है यार, क्योंकि बासमती राइस तो हमारा है ना यार, हमारी इंडिजिनियस वैरायटी है। फिर हमने वहां पे बेसिकली पेटेंट के लिए वहां पे लड़ाई लड़ी, केस लड़ा, और ये पता लगा है कि भाई साहब वो किसी और कंपनी ने वहां पे अपना केस दर्ज दिया था। इंडिया के पास 27 वैरायटीज है बासमती राइस की बेटा। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने पेटेंट लेके यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से और अपनी वैरायटी वहां पे बता दिए थे बासमती को। फिर बाद में लड़ाइयां लड़ी अपन ने बेटा, और पता है कि बासमती हमारी पेटेंट वैरायटी है। Biopiracy, it is the use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the countries and people concerned. कुछ कंपनीज या एमएनसीज ऐसी हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करती कि जैसे इंडिया में कोई एमएनसी सेटअप हुई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ के रिसोर्सेज का यूज किया और उनको अपना बता के भेज दिया बाहर, तो पैसा तो वो कमा रहे हैं और रिसोर्सेज हमारे। गलत है बेटा। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी, बहुत से अमेरिका वगैरह जो इनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, और हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है क्योंकि हम डेवलपिंग है अभी, ठीक है। तो फिर ये हमारी बायोडाइवर्सिटी का यूज करके बेटा उसको हार्नेस करके और अपना बता के और वहां पे खेल खेल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। इट हैज टू डेवलप लॉज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स, एंड लॉज वहां पे बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी के रिसोर्सेज का गलत यूज ना कर सके, किसी की ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज ना कर सके बेटा वहां पे। इंडियन पार्लियामेंट ने जो है सेकंड अमेंडमेंट के अंदर द इंडियन पेटेंट बिल वहां पे लेके आए हैं, और इन इश्यूज को लेके जो कि पेटेंट से रिलेटेड है वहां पे, कि किसी ने इन्वेंशन किया है तो वो उसका खुद का इन्वेंशन है, कोई उसको आके अपना इन्वेंशन ना बता 10 साल बाद आके, तो उसके लिए बेटा वहां पे पेटेंट के टर्म्स, इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर और वो सारी चीजें वहां पे फॉर्म की गई है ताकि कोई भी नेशन हमारे रिसोर्सेज का यूज करके अपना ना बता पाए। तो ये अपन ने कुछ एप्लीकेशंस देखी, चाहे वो मेडिसिन के अंदर हो बेटा, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर हो, चाहे वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के रूप में हो, अपन ने सारी एप्लीकेशंस देखी और ये देखा कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज वहां पे किया जाता है अलग अलग चीजों के अंदर, अलग सेक्टर्स के अंदर। तो ये बात करी बेटा अपन ने बायोटेक्नोलॉजी की, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।